सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स से आप लोगों के लिए बुक 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बुक 2 में फिजिक्स क्लास 12 के बुक 2 में आप लोगों को ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में मिलता है और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। आज ये फटाक से इस चैप्टर के इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। अगर नाम से मतलब निकालना आ जाएगा साइंस के अंदर तो आप लोग यहां से बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ पाने में सक्षम होंगे। तो बात करते हैं फोटो की। साइंस के अंदर जब भी फोटो वर्ड आता है, इसका मतलब है लाइट से, इसका मतलब है रेडिएशन से, इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब है कि जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है जब लाइट किसी सरफेस पे, कोई रेडिएशन किसी सरफेस मतलब मेरा मतलब है मेटल की सरफेस से। वैसे तो नॉन मेटल भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी कुछ मायने तक दिखाते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाता है वो मेटल के सरफेस पे देखा जाता है। एक्चुअली हो क्या रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जो रेडिएशन है, किसी भी वेवलेंथ या किसी भी फ्रीक्वेंसी की जो वेव है, जो रेडिएशन है, वो क्या कर रही है, किसी मेटल सरफेस के ऊपर गिर रही है। किसी भी मेटल सरफेस पे वो इंसिडेंट हो रही है। तो मेटल की सरफेस में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है? जैसे हमारी स्किन के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वैसे ही मेटल्स के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो जो अपर लेयर है, जो सरफेस की लेयर है, उसके ऊपर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस रेडिएशन की वजह से कोई ना कोई एनर्जी, इनफ एनर्जी पा करके कहां आ जाते हैं, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। और अगर उन्हें इनफ एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दी गई है तो सरफेस से ऊपर आके वो चलने लगते हैं। तो हम इसे चलने को ही क्या कहते हैं, इस लाइट की वजह से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना और चलना, किसी पर्टिकुलर वे में चलना, इसे ही क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो आ जाइए बात करते हैं बहुत बेसिक से। द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। जो फिनोमिनन है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, देखो बच्चों, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल लाइट के रेडिएशन से ही मेटल का सरफेस नहीं देता है। मेटल का सरफेस अपने इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन है वो बहुत सारी टाइप से देता है। जैसे हम पढ़ते हैं वैक्यूम ट्यूब में हमने ये पढ़ा कि जो थर्मियोनिक इमिशन जगह बना लेता है, वहां पे थर्मियोनिक इमिशन होता है। एक्चुअली थर्मियोनिक इमिशन है क्या? थर्मियोनिक इमिशन का मतलब होता है किसी भी मेटल को हम पर्याप्त एनर्जी दे दें या इनफ एनर्जी दे दें इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर हीट की फॉर्म में किसी भी मेटल की सरफेस को या किसी मेटल को पर्टिकुलर एनर्जी मिल जाती है ताकि उसका कोई सरफेस का इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, तो उसे हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। अच्छा, एक होता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन का मतलब होता है कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी मेटल की सरफेस को रख दिया है या किसी मेटल की सरफेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो मेटल की सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेंगे तो हम कह देंगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से क्या आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। लेकिन किस वजह से आए हैं? वो आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो उसे हम कहते हैं फील्ड इमिशन। लेकिन हम यहां पे पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस। लेकिन वो किसकी वजह से? फोटो की वजह से। फोटो का मतलब है लाइट, मतलब रेडिएशन। क्लियर? तो देखिए, द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल के सरफेस से व्हेन रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जब रेडिएशन होगा, रेडिएशन उस पर गिरेगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होना चाहिए? सूटेबल फ्रीक्वेंसी और सूटेबल वेवलेंथ का होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसमें ज्यादा रखनी पड़ती है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है? देखो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन बताता हूं। देखो बेसिक से आपको, जैसे मान लेते हैं ये एक वेव है, ठीक है, और ये भी एक वेव है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इस वेव की जो वेवलेंथ है, वो क्या है, ज्यादा है। इस वेव की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। और इस वेव की वेवलेंथ क्या है बच्चों, कम।
इस वेव की वेवलेंथ क्या है, कम। वेवलेंथ क्या होती है, यहां से शुरू किया ऐसे घूम के वापस यहां से ही जब वो शुरू करेगा, यहां से ही जब वो शुरू करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम, वेव की लेंथ कहेंगे। क्लियर है? तो इसे क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। क्लियर है? ये भी क्या है, एक वेवलेंथ है। ठीक है, ये भी क्या है, एक वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ आप देखेंगे ज्यादा हो जाती है जब वो टर्न कम लेती है, तो टर्न लेना इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे आप देखेंगे कि वेवलेंथ अगर इस यहां तक की लेंथ में हम देखेंगे तो यहाँ पे टर्न देखो ज्यादा हो गए, तो टर्न ज्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। क्लियर है? और यहाँ पे टर्न्स कम आ रहे हैं, टर्न्स कम आ रहे हैं तो वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। और टर्न्स अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या है, कम। मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अगर मेटल की सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें उसे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी की, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन देनी होगी, और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो वो रेडिएशन है ऑटोमेटिक किसकी बन जाएगी, लो वेवलेंथ की रेडिएशन बन जाएगी। ठीक है, तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे ही क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डायरेक्ट पूछता है, एक नंबर में डेफिनेशन पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। जो मेटल की सरफेस से कोई भी रेडिएशन के आने की वजह से, कोई मेटल की सरफेस पे कोई भी रेडिएशन के आने की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया है भैया फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया है उसको, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहा जाएगा, फोटो करंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उस इलेक्ट्रिसिटी को, फोटो करंट कहा जाएगा। क्लियर है? अब आप देखिए कि विजिबल लाइट में कौन कौन से जो मेटल्स हैं वो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं। तो कौन कौन से मेटल हैं आपके पास, लिथियम है, लिथियम का सिंबल होता है Li, और सोडियम का सिंबल होता है Na। तो ये ऐसे एटम हैं, ऐसे ये एटम मॉलिक्यूल होंगे, कुछ ऐसे मेटल्स होंगे यहां से ये, जो आपको विजिबल लाइट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स देंगे। ठीक है, अच्छा, अगर अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो जिंक और कैडमियम भी आपको यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे सकते हैं। नॉन मेटल्स भी कुछ लिक्विड फॉर्म के अंदर जो पाए जाते हैं वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक देते हैं, इसलिए हम उन्हें यहां मेंशन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि हर्ट्ज का क्या ऑब्जर्वेशन था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप को, एक्सपेरिमेंटल सेटअप को पढ़ने से पहले हम हर्ट्ज का एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया, देखते हैं। When suitable radiation fall on metal surface, जब भी suitable radiation metal की surface पे fall होगा, some electrons near the surface के पास के कुछ electrons absorb करेंगे enough energy को वो क्या कर लेंगे, absorb कर लेंगे फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन। ये एनर्जी उन्हें कहां से मिल रही है, जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है उससे मिल रही है। जो इंसिडेंट रेडिएशन की भी बात करेंगे, रेडिएशन के अंदर हम फोटोन की बात करेंगे, क्वांटा की बात करेंगे, बहुत सारी बातें भी करना बाकी है, लेकिन इसका बेसिक देखते हैं सबसे पहले कि इंसिडेंट रेडिएशन से जो एनर्जी मिली है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन पा करके, रेडिएशन से जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है रेडिएशन, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पा करके क्या करेगा, टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन, वो पॉजिटिव आयन के अट्रैक्शन से बच करके। देखो आप ये देखिए कि मेटल की जो सरफेस होगी, वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। मेटल किसकी फॉर्म में होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में। तो यहां पे अगर मैं यहां से किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को यहां का इस इलेक्ट्रॉन को इसका जो न्यूक्लियस होगा वो तो अट्रैक्ट करेगा ही, और आसपास के जितने भी न्यूक्लियस होंगे, एटम के आसपास के जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सब इसको क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस अट्रैक्शन के फोर्स को वो क्या करेगा, ओवरकम करेगा। रेडिएशन आई, रेडिएशन क्या लेकर के आई, एनर्जी लेकर के आई। उसने एनर्जी किसको दी, इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ली, और उसके बाद में वो ये जो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के पास में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
तो इस इलेक्ट्रॉन को ये सारे के सारे एटम के जो न्यूक्लियस हैं वो क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस अट्रैक्शन के फोर्स से ओवरकम करके ये बेचारा कहां आ जाएगा, ऑन द मेटल ऑफ द सरफेस, सरफेस के मेटल के सरफेस पे ये आ जाएगा, मटेरियल ऑफ द सरफेस, मटेरियल ऑफ द सरफेस। क्लियर है, सरफेस जो होगा उसके मटेरियल के सरफेस पे यहां से ये आ जाएगा। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं और उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो लाइट, जो रेडिएशन आ रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, चाहे विजिबल हो चाहे अल्ट्रावायलेट हो, कोई सी भी हो, लेकिन जो आ रही है वो ये कहती है कि हम यहां से वेव की फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, हम किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, पार्टिकल की फॉर्म में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं हम, पार्टिकल की फॉर्म में। देखो आप लोग, जो हम बोले वो कांच की जो गोलियां आती हैं, कंचे जिनको बोलते हैं हम बचपन में खेलते हैं, आप लोग अभी भी खेलते होंगे, लेकिन आजकल तो ये थोड़ा चलन कम हो चुका है, गांव में अभी भी लोग खेलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ग्राउंड के ऊपर मिट्टी के अंदर अच्छा सा गोला बना करके और वहां से क्या कर लिया जाता है, उनको जो कांच की गोलियां हैं उनको जमा दिया जाता है और एक कांच की गोली हाथ में रखते हैं। तो दूर खड़े होकर के एक कांच की गोली उस गोले के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी कांच की गोलियां हैं, वहां पे मारा जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक कांच की गोली क्या करती है, वो खुद तो जाके वहां बैठ जाती है और वहां से एक गोली को निकाल करके बाहर फेंक देती है। अगर ये बात समझ में आती है, ऐसा गेम कहीं देखा सुना खेला होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है, तभी मान्य है, तभी ये माना जाएगा जब हम ये मान लें कि जो मैटर है, जो सॉरी रेडिएशन है, वो दो टाइप का नेचर रखता है। रेडिएशन किस टाइप का नेचर रखता है, दो टाइप का। जो वेव नेचर है वो भी रेडिएशन के पास है और जो पार्टिकल नेचर है वो भी आपके रेडिएशन के पास है, मतलब लाइट के पास में यहां से ड्यूअल नेचर है। तभी तो हम इस टॉपिक को ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस के अंदर पढ़ते हैं। तो जो ड्यूअल नेचर है वो एक वेव नेचर भी है और एक पार्टिकल नेचर भी है, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर मान के ही लाइट का प्रूव किया जा सकता है। लेकिन जो डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब आपके आप मानते हैं कि वेव से माने जाते हैं। क्लियर है, तो हम ये देखते हैं कि यहां से जो लाइट का जो रेडिएशन आ रहा है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो इस प्लेट पे आएगा थोड़ी देर में, वो जो होगा वो पैकेट्स के फॉर्म में आएगा, वो वेव की फॉर्म में नहीं आएगा, वो पैकेट्स के फॉर्म में आएगा और इन्हीं पैकेट्स को कहा जाता है फोटॉन्स। क्या कहा जाता है, फोटोन। अगर फोटोन रेस्ट पे है तो हम उसका मास नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लगभग जीरो के हिसाब से मान लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब मास हमने जीरो मान लिया है, फिर भी उसके अंदर मोमेंटम होता है, उसके अंदर एनर्जी यहां से होती है। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है फोटोन। क्या कहा जाता है इसे, फोटोन। और फोटोन्स क्या कर रहे हैं, रेडिएशन के अंदर आ रहे हैं। एक एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है। दिमाग में फिट कर लीजिए इस बात को, 100% सच बात है ये कि एक जो फोटोन है, जो पार्टिकल है, जो लाइट का जो पार्टिकल है, वो जब मेटल की सरफेस पे आ रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है। एक फोटोन से दो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेगा। अगर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स के आने की प्रक्रिया को बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आने लग रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे सरफेस से। तो आ जाइए पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं और एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद में हम कुछ 5 बातें करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि होने वाली है इंपॉर्टेंट टर्म्स, रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए कि एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी है क्या, तब हम उसको अच्छे से और आसानी से समझ पाएंगे। जैसे पहला है आपका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को बताया जाता है फाई से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे F0 से बताया जाता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसके नाम थोड़े अजीब हैं, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये थोड़े से टिपिकल टेक्निकल नाम है, इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आपको बताएंगे क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको बताएंगे क्या होता है, और यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो आइंस्टाइन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है, वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर हमने यहां से क्या बनाया है, एक वैक्यूम चैम्बर बनाया है और यहां से हम बात कर रहे हैं, एक हमने ट्रांसपेरेंट विंडो छोड़ा है जिससे एयर भले ही बाहर ना जा रही हो, एयर तो एक्चुअली यहां अंदर नहीं है, बाहर से अंदर नहीं आ रही है एयर, और एयर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमने वैक्यूम ट्यूब बनाई है।
वो वैक्यूम ट्यूब बना करके हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, जिसमें एक को नाम दिया है इमीटर, मतलब बहुत अच्छा इमीटर है, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन ये देना जानता है, ऐसा हमने मेटल लगाया है सीजियम मेटल। सीजियम मेटल या कोई गैलियम मेटल, ऐसा हमने मेटल लगाया है जिससे इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी बाहर आने लगेंगे जैसे जैसे रेडिएशन आने लगेगा। तो लाइट का रेडिएशन आ रहा है फ्रॉम द सन, और रेडिएशन आने के साथ साथ यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बच्चों, एनर्जी पा करके सरफेस से बाहर आ रहे हैं। अब एनर्जी पाकर अगर सरफेस से बाहर आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रेड कलर में क्या लगाया है, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है। रेड कलर में क्या लगाया है बच्चों, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, ऐसे एक चक्कर काटने लगेंगे, एक पर्टिकुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे। तो पर्टिकुलर पाथ में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करने लग जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे यहां से, और जो करंट होगा वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आई कौन सा, आई फोटो, आई कौन सा, आई फोटो। यहां पे आई एक्चुअली आई नहीं है, फोटो करंट है। क्लियर है। तो अब आपको यहां से टर्मिनोलॉजी को समझना है। ये हमने रेजिस्टेंस लगाया है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, बैटरी लगाई है, इसका पोटेंशियल हमने लगा दिया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। वोल्ट मीटर लगा दिया है, भाई कितने वोल्टेज पे ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की। अब हम बात करने जा रहे हैं फाई की। तो अब देखिए यहां से अब हम फाई की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फाई की बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उससे ही हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान होने वाला है। आज देखते जाइए। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हमारा फाई, और फाई का मतलब है वर्क फंक्शन। देखो वर्क फंक्शन का मतलब है एनर्जी, वर्क फंक्शन का मतलब है एनर्जी, लेकिन एनर्जी स्पेशल एनर्जी कौन सी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रेडिएशन। जो इलेक्ट्रॉन है उसको रेडिएशन से कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो सरफेस पे आ जाए। क्लियर है। तो वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सरफेस ऑफ द by the electron of the metal's surface which ejected out when it get energy। मिनिमम एनर्जी, ऐसी मिनिमम एनर्जी जिससे वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और ये जो मिनिमम एनर्जी होगी ये केवल और केवल आपकी मेटल की सरफेस पे डिपेंड करेगी कि मेटल की सरफेस कैसी है। मतलब जैसे रेजिस्टिविटी हम पढ़ते थे कि मेटल पे डिपेंड करती है, भाई कितना रेजिस्ट वो चार्ज को करता है। रेजिस्टिविटी आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, जिसका यूनिट होता था ओम मीटर। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं यहां से वर्क फंक्शन की, जो कि मेटल के सरफेस पे, मेटल के नेचर पे, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम उसे कहते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। तो हम इसके बारे में हल्की सी लाइन लिख लेते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल की सरफेस से जितनी मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए चाहिए वो कहलाता है वर्क फंक्शन। क्लियर, गिवन, समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, स्टॉपिंग पोटेंशियल की और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करने से पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं, ताकि हमको जो रिलेशन है वो समझ में आए। ठीक, अब मान लेते हैं कि मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुका है, उसने मिनिमम एनर्जी रिक्वायर थी वो हमने उसको दे दी, और वो बाहर मान लो आ चुका है। जरूरी नहीं है कि अगर आप उसे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड दे देते हैं तो वो मेटल के सरफेस से बाहर आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे जितना कोलिजन वो झेलता है उससे कई बार वो दी हुई एनर्जी वो वहीं पे ही वेस्ट हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि हमने इसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, मान लेते हैं, क्योंकि यहीं से ही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकल के आएगी, जो मैं आगे आने वाले टाइम में 1 से 2 मिनट के अंदर जो बातें बताने जा रहा हूं उसी से ही आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकलेगी। वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे निकली यही समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लेते हैं कि ये यहां पे जो मेटल की सरफेस हम देख रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन रखता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भैया एनर्जी की यूनिट।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी की यूनिट। जैसे जूल एक एनर्जी की यूनिट है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, छोटी यूनिट है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बोलेंगे, जूल यहां पे नहीं बोल रहे हैं। क्लियर है? एक जूल में 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटी यूनिट है। तो मान लेते हैं कि हमने यहां से इसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, इसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रेडिएशन से मिल गई, लेकिन इसे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लेते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने से, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने से यहां से एनर्जी हमने कितनी दी, यहां से उसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, और वर्क फंक्शन उसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही था, और वो यहां से उसने कोई भी वेस्ट नहीं किया, उसने जीरो वेस्ट किया। तो जितनी भी काइनेटिक, जितनी भी एनर्जी बच गई, अब वो बाहर सरफेस पे आ गया है, लेकिन जितनी भी एनर्जी बच गई है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। क्लियर है? तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहां से कितनी होगी, 6 - 2 4। अगर ये बात समझ में आ गई है तो यहां से E - phi = ke max, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, वो ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, वो हो सकती है आपकी E - phi। क्लियर है? जो काइनेटिक एनर्जी आपकी ज्यादा से ज्यादा किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के बाद मिल सकती है, वो क्या है, जो आपने एनर्जी दी है और जितनी एनर्जी उसने वर्क फंक्शन में खर्च कर दी है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स। क्लियर है? तो यही है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम ये शुरू से ये कह रहे हैं कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी की यहां से रेडिएशन मिलनी चाहिए, पार्टिकल की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं इतना आसपास की डिटेल में अगर जाऊंगा तो वीडियो लेक्चर लेंथी हो जाएगा और आप लोग उसे नहीं देखने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो हम बात इंपॉर्टेंट आज कर लें। तो हम ये बार बार कह रहे हैं कि भैया फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए, वो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी मेटल के सरफेस पे आ रही है वो ज्यादा होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अब आप देखिए, आप लोग स्कूल फ्रेंड का ग्रुप है या कोई कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप लोग अगर कहीं गोवा घूमने जाते हैं, कभी अगर गोवा घूमने जाते हैं, तो आप जो गए हुए हैं उनसे जरूर राय लेंगे। जो लोग गोवा जाके आए हैं रिसेंटली, या कभी ना कभी आपने उनकी फोटोज देखी है, आपके क्लोज वन है, अब उनसे जरूर एक बार राय लेंगे कि भैया हम कितना पैसा पर हेड लेकर के जाएं। तो बहुत सारे लोग होंगे, यार भैया कम से कम इतना ले जाइए, इतना ले जाइए। तो आप वर्ड उनसे सुनना चाहेंगे कि कम से कम कितना। आप उनसे ये नहीं पूछ रहे कि कितने, ज्यादा से ज्यादा कितना लेके जाइए। ज्यादा से ज्यादा आपको पता है 50 लाख भी ले जाएंगे तो भी वहां खर्च हो जाएंगे। क्लियर है? लेकिन वो कह रहे हैं कि पर हेड कम से कम 40,000 तो कम से कम चाहिए ही, 3 दिन 4 दिन के अंदर 40,000 तो कम से कम चाहिए ही। 40,000 से कम मत लेकर के जाना, दुख पाओगे, वहां पे परेशान होगे, परेशानी मोल लेनी पड़ जाएगी। इसलिए बढ़िया, इससे बढ़िया आप 40,000 तो मिनिमम लेकर के जाइए। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया आपके दोस्तों ने आपको दे दिया, तो इतनी तो लेके जाइए ही जाइए। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी तो होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। हमें पता है हमें गोवा जाने के लिए लाखों रुपए लेके जाने चाहिए पर हेड, लेकिन 40,000 क्या है? मिनिमम वैल्यू है पैसे की गोवा जाने के लिए। ऐसे ही हम अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी, अच्छी खासी रेडिएशन दे रहे हैं, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन दे रहे हैं मेटल के सरफेस को, लेकिन फिर भी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं या डेफिनेशन से देख सकते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड by the electron of surface of material to eject out from where it get the frequency from the radiation or ultraviolet rays। अल्ट्रावायलेट रेज या फिर रेडिएशन से वो एनर्जी लेगा, और एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी की लेगा? F0। मिनिमम से मिनिमम F0 तो होनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है कि आप लोगों को यह पता है कि फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा लेनी है, तो लैम्डा ऑटोमेटिकली, जो वेवलेंथ है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लैम्डा कम होता कम, कितना कम होगा? कम से कम कुछ वैल्यू तो लैम्डा की सेट करो कि हाँ भाई इससे तो नीचे ही होना चाहिए।
तो वो जो वैल्यू सेट करेंगे लैम्डा की, वो उससे नीचे ही लैम्डा होना चाहिए, उससे कम ही लैम्डा होना चाहिए। जैसे फ्रीक्वेंसी तो उससे ज्यादा ही होनी चाहिए थी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आई। फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा ही होनी चाहिए तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आई। लेकिन अगर लैम्डा कम होना चाहिए तो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू थोड़ी लेंगे, लैम्डा की तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। भाई इतना ज्यादा से ज्यादा लैम्डा होना चाहिए, इससे ज्यादा लैम्डा आपके चलेगा नहीं, क्योंकि लैम्डा क्या लेना है, छोटा, तो इससे ज्यादा लैम्डा चलेगा नहीं। तो उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ऐसी मैक्सिमम से मैक्सिमम वेवलेंथ जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके मटेरियल की सरफेस पे आ जाए, इजेक्ट आउट हो जाए। क्लियर है। अब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, देखो मान लेते हैं कि यहां से आपने जो लाइट है, जो फोटोन है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ा दी है, दबा के बॉम्बार्डिंग की जा रही है, यहां से फटाफट फटाफट फोटोन आ रहे हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए हैं। अब बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो आप ये देखिए कि यहां पे एक स्पेस चार्ज क्रिएट हो चुका है। क्या क्रिएट हो चुका है, स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज किसे कहते हैं कि आपस में जब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे तो ये रिपल्शन करेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये आगे वाला इलेक्ट्रॉन इसको आगे नहीं आने देगा, ये आगे वाला इलेक्ट्रॉन इस पीछे वाले को आगे नहीं आने देगा, मतलब रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, मतलब जाम लग जाएगा। तो ये जाम लग जाएगा, तो इस जाम को दूर करने के लिए, क्योंकि इंटेंसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी। इंटेंसिटी क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फोटो करंट हम अच्छा खासा लेना चाह रहे हैं। फोटो करंट अच्छा खासा लेना चाह रहे हैं, तो फोटो करंट अच्छा खासा लेने के लिए फोटोन की हमें यहां से इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी पे फर्क पड़ता है केवल फ्रीक्वेंसी से, और आपके यहां से वर्क फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी पे तो यहां से फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ेगा ही, लेकिन पर फोटोन एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा। पर फोटोन एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, h/p। क्या होती है आपकी, लैम्डा E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। क्या होती है, E इज इक्वल्स टू hf या फिर hc बाय लैम्डा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी में फर्क पड़ेगा, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो ये स्पेस चार्ज क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। तो जाम लग चुका है तो आप यहां से इस पॉजिटिव पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। पॉजिटिव पोटेंशियल जैसे ही आपने थोड़ा सा बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, स्पेस चार्ज खत्म करते हुए आगे जाने लगेंगे और धीरे धीरे फोटो करंट बढ़ने लगेगी। मतलब आप जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, फोटो करंट बढ़ता जा रहा है। अब आपने और पोटेंशियल बढ़ाया तो और फोटो करंट बढ़ा, और पोटेंशियल बढ़ाया तो फोटो करंट बढ़ना बंद हो गया, सैचुरेशन आ गया। क्यों आ गया सैचुरेशन, क्योंकि देखो आप यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां से इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी आपने फिक्स कर दी है, बढ़ा करके इंटेंसिटी फिक्स कर दी है। अब आप ये देखिए कि बढ़ा करके अगर इंटेंसिटी आपने फिक्स कर दी है, फटाफट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का जाना है, ये जो चलना है इलेक्ट्रॉन का स्पेस चार्ज के बीच में, ये क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। क्योंकि आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो यहां के इलेक्ट्रॉन को ही खींच सकते हैं, यहां से नए इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। सीधी सी बात है, आप यहां पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा के इससे नए इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन निकालने का काम तो फोटोन का है, एक फोटोन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। लेकिन अगर आप यहां से इस पॉजिटिव पोटेंशियल को ना बढ़ाते हुए इसे नेगेटिव में बढ़ाने लग जाएं, अगर आप इस पॉजिटिव पोटेंशियल को ना बढ़ाने से, पॉजिटिव पोटेंशियल को ना बढ़ाने के साथ आप इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को तो कम कर दें और यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाने लग जाएं, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाने लग जाएंगे, तो नेगेटिव पोटेंशियल को अगर बढ़ाने लग जाएंगे यहां से, तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। मतलब नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आने से कतराएगा, मतलब ये रिपल्शन फेस करेगा। अब रिपल्शन इतना फेस करेगा कि ये आना बंद हो जाएगा। मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर के भी यहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, वैसा पोटेंशियल कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि स्टॉपिंग वर्ड आप याद रखिए, ये स्टॉप किसको कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के आवागमन को स्टॉप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के आने को स्टॉप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का आना रुक रहा है, मतलब फोटो करंट रुक रही है। इसलिए जो ग्राफ बनाया जाता है फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच में, तो वो कुछ ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, सैचुरेशन। तो आप देखिए ये V0 होगा, क्योंकि V0 क्यों होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ही क्या होता है, ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव देख रहे हैं आप, पॉजिटिव राइट में है, नेगेटिव लेफ्ट में है, तो ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जो फोटो करंट को क्या कर दे, जीरो कर दे, यही कहलाता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत सारे रिलेशंस बाकी रह जाते हैं, टॉपिक पूरा क्लियर
आपको हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेडी है। आप लोग क्वेश्चंस भी यहां से इसी इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैं आपको देखो बताता हूं। यहां से इको आप यहां से क्या लिख सकते हैं, HC बाय लैम्डा लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा F, और ये आपका हो जाएगा KE मैक्स। क्लियर है? तो बहुत सारी इक्वेशन इसमें बनती हैं, बहुत सारी। यहाँ पे वर्क फंक्शन को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।